आज की इस मुलाकात में हम लोग बात करने वाले एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सोर्स। बेस्ड ऑन सोर्स पॉलीमर्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, दैट इज़ नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो बात करना स्टार्ट करते हैं नेचुरल पॉलीमर से। तो सबसे पहला जो पॉलीमर्स आपके सामने है सर, वो क्या है कि नेचुरल पॉलीमर्स क्या है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल पॉलीमर्स एक ऐसे पॉलीमर्स होंगे जो कि नेचुरली ऑब्टेन्ड किए जाएंगे, ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग नेचुरल पॉलीमर्स कहेंगे। बट ऐसी डेफिनेशंस आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछ जाएंगी सर, आपके एग्जामिनेशन में इनके एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बात तो कर रहे थे डेफिनेशंस की, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन बाय द वे पूछ ली, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहले समझना स्टार्ट करते हैं नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं, या यूँ कहते हैं हम कि नेचुरल पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के थ्रू ऑब्टेन किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो सर जो हमने डेफिनेशंस की बात करी वही डेफिनेशंस आपके सामने रहा कि पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेड टू बी व्हाट, नेचुरल पॉलीमर्स। समझ गए सर। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल पॉलीमर के नाम से जानेंगे। बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल सर बेहद इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल आपको दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ हो ना हो, डेफिनेशंस दिमाग में हो ना हो, थोड़ी फील आ जाती है कि नेचुरल पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं, उसे नेचुरल पॉलीमर्स कहेंगे। बाकी डेफिनेशंस अगर दिमाग में नहीं भी रहता है, थोड़ी फील रहती है, बट एग्जांपल आपको एज इट इज़ प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता पॉलीमर्स क्या होते हैं सर, स्मॉल जो होते हैं मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके जब एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नेचुरल पॉलीमर के कुछ एग्जाम्पल की बात कर देते हैं। नेचुरल पॉलीमर की कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर में हमारे पास जो सबसे पहला पॉलीमर्स है वो क्या है सर, यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ ये एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, ज़्यादा इसके अलावा आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। मैंने काफ़ी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे सिलेक्ट करके आपके बुक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके थ्रू आपको तब जाकर यहाँ लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कुछ भी ऐसा कुछ भी लिख दिया, तो जो लिख रहा हूँ उन्हीं की प्रैक्टिस करनी, ज़्यादा दिमाग अपना मत लगाना सर। तो यहाँ पर जो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने आता है वो हमारे पास आता है प्रोटीन्स। क्या आता है, प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स के बारे में सर ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोमोलिक्यूल्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के। ये सारी बातें पढ़ी थी कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो अल्फ़ा अमीनो एसिड के कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। और वहाँ पर क्या आता है कि जब हमारे पास जो अमीनो एसिड्स से आपस में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद एक पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होते हैं, मतलब कि जो हमारे पास ये प्रोटीन्स होते हैं उसमें पेप्टाइड लिंकेज होते हैं। और एक दो तो जाहिर सी बात है ये पॉलीमर्स हैं। अब अगर ये पॉलीमर्स हो तो जाहिर सी बात एक पेप्टाइड लिंकेज तो नहीं होंगे, एक पेप्टाइड लिंकेज नहीं होंगे, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको, यहाँ प्रोटीन्स में, जैसा कि पता है प्रोटीन्स एक पॉलीमर्स है। अब प्रोटीन्स में बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं। अब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करके एक मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस करते हैं, जिसको हम लोगों ने एक नाम दिया, प्रोटीन्स नाम दिया। अब जब प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं, अब कंबाइन करने के बाद एक पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशंस करते हैं। पेप्टाइड लिंकेज की जो फॉर्मेशंस करते हैं सर, उसमें क्या होता है, एक तो पेप्टाइड लिंकेज नहीं होगा, नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज होंगे। जब नंबर ऑफ कोई चीज़ हमारे पास होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कोई चीज़, तो वहाँ पर हम लोग पॉली वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोटीन्स को हम लोग पॉलीपेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोटीन्स में क्या होता है, प्रोटीन्स में होते हैं पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन्स में क्या होते हैं, पेप्टाइड, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी आपको पता होनी चाहिए, पेप्टाइड लिंकेज होते हैं। अब एक दो पेप्टाइड लिंकेज नहीं होते हैं सर, प्रोटीन्स में पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, जाहिर सी बात है ये पॉलीमर है। तो पॉलीमर्स में बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन करते हैं। अब कंबाइन करने के बाद क्या करते हैं, पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं। तो भैया पेप्टाइड लिंकेज एक तो नहीं होगा, बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज होंगे, इसी वजह से प्रोटीन्स को हम लोग पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आती है सर। तो यहाँ तक नोट डाउन करो, पहले कर लिया नोट सर आपने, ठीक है।
ये तो बात है कि नेचुरल पॉलीमर, ये सर पॉलीमर्स है, प्रोटीन हमारा पॉलीमर्स है, इसका मोनोमर क्या होगा? तो मोनोमर को मैं यहाँ लिखता हूँ। मोनोमर में मैंने अभी क्या बताया कि भैया अब अमीनो एसिड बार बार रिपीट होते हैं, तो भैया इसका मोनोमर क्या होगा? अल्फ़ा अमीनो एसिड। अल्फ़ा अमीनो एसिड, अल्फ़ा अमीनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के क्या होते हैं? मोनोमर होते हैं। प्रोटीन्स क्या है सर? प्रोटीन्स मेरा पॉलीमर है। और अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या है? अल्फ़ा अमीनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। और बहुत सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन करते हैं तो एक लिंकेज बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। दैट बॉन्ड इज नोन एज व्हाट? पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। और बहुत सारे यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन्स को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। समझ में? प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड। समझ में आ गई सर? ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास जो आता है वो आता है न्यूक्लिक एसिड। क्या आता है सर? न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड सर आपने कहाँ सुना? अब ये न्यूक्लिक एसिड सर आपने सुने ना डीएनए और आरएनए में, क्योंकि डीएनए और आरएनए में आपने पढ़े। यहाँ पर क्या पढ़ा? डीएनए एंड आरएनए में आपने क्या पढ़ा था? आरएनए। ठीक है, आरएनए में आपने क्या पढ़े? न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या था? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या फुल फॉर्म था? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो वहाँ पर क्या था? न्यूक्लिक एसिड था आपके, मतलब कि आपके डीएनए में सर जो एसिड्स हैं, जो इसमें जो बना है, जिस एसिड्स का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, उसमें एसिड कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड है। कौन सी एसिड है सर? न्यूक्लिक एसिड है। समझ में तो आ गया होगा। अब यहाँ पर तो चलो ठीक है, जो भी हमारे पास बात हुई, यहाँ पर बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। जब आपने न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशंस करी, वहाँ पर बातें करी, तो वहाँ पर 3 बातें करी थी, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। खैर वो तो बात अलग हो गई, अभी यहाँ पर मुद्दा नहीं है, सिर्फ इतना आपको दिमाग में रखना है कि नेचुरल पॉलीमर्स में हमारे पास जो आता है वो न्यूक्लिक एसिड आता है। न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर होता है क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है सर? न्यूक्लियोटाइड होता है। देखो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आई होप कि आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो यार कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस इतना दिमाग में रखना कि न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है। मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं, एक मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस करते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने स्टार्टिंग में जान लिया था। बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर बात करेंगे सर सिल्क की। सिल्क की बात करेंगे, ठीक है। जिसका मैं मोनोमर लिख रहा हूँ सिर्फ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। सिल्क की बात कर लें। उसी तरीके से हम बात कर लें सर यहाँ पर स्टार्च की। 4th एग्जाम्पल हमारे पास स्टार्च। 5th एग्जाम्पल हमारे पास है सेल्यूलोस की बात कर लें। याद रहे कि सर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेल्यूलोज जो है एक नेचुरल पॉलीमर है। सेल्यूलोज जो है एक नेचुरल पॉलीमर है विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। वुड के जो गूदे होते हैं, जैसे मैंगो पल्प का मतलब समझते हो? आम के गूदे। वुड पल्प का मतलब होता है कि जो लकड़ियों के गूदे होते हैं उससे क्या ऑब्टेन किया जाता है? सेल्यूलोज ऑब्टेन किया जाता है। समझ रहे हो? तो सेल्यूलोज क्या है सर? एक नेचुरल पॉलीमर है। क्या है ये? कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? वुड पल्प से। समझ में? इसका मतलब होता है लकड़ी के गूदे से। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं सेल्यूलोज। हमने कि सेल्यूलोज जो होता है ये क्या होता है? सेल्यूलोज कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो ये तो समझ में आएगा वुड पल्प से। हमने किसका मोनोमर क्या होगा? इसका मोनोमर सर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं इस तरीके से हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल्यूलोज ऑब्टेन किया था बीटा डी ग्लूकोज से, बीटा डी ग्लूकोज से ये ऑब्टेन किया जाता है। 6th बात करते हैं सर। यहाँ पर हमारे जो 6 आता है वो हमारे पास आता है एक एंजाइम। किसकी बात करते हैं? एंजाइम की बात करते हैं। एंजाइम को हम लोग बायो कैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम इज आल्सो नोन एज बायो
कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट तो पता होगा ना कि जो कि किसी भी बायो केमिकल्स एक्टिविटी होंगी, बायोकेमिकल्स नहीं कहते, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कहते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को जो इन्हांस करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, एंजाइम कहेंगे। हमने कि एंजाइम तो समझ में आ गया। अब एंजाइम समझो, एंजाइम को बायो कैटलिस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये तो एंजाइम हो गया। एंजाइम तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी, ठीक। अब बात सुनो, यहाँ पर आपको मोनोमर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सुनो, यहाँ पर 5th हो गया, 6th 7th। नाउ द 7th जो हमारे पास बात आती है वो होती है हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में जो हमारे पास होगा क्या, यहाँ पर हेमोग्लोबिन में क्या होता है कि जिसके कारण क्या होता है, हमारे पे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। क्या होता है, ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। अब इस हेमोग्लोबिन में जो हेम वर्ड आया ना, हेमा जो वर्ड दिख रहा ना, ये हेम आया, इस हेम का मतलब होता है आयरन। हेमोग्लोबिन में जो हेम लिखा गया ना, HAEM, इसका मतलब क्या होता है, आयरन। अब यहाँ पर जो हेमोग्लोबिन में आयरन होता है ना, आपको पता है कि Fe जो होता है 2+ भी होता है, Fe3+ भी होता है। तो आपकी हेमोग्लोबिन में Fe2+ एग्जिस्ट करता है, मतलब फेरस आयन एग्जिस्ट करता है, फेरस आयन। ये बात समझ में आ गई। तो हेमोग्लोबिन इज आल्सो अ नेचुरल पॉलीमर्स। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स की बात करना चाहेंगे, तो यहाँ पर स्पेस की तो कमी दिख रही, बट चलो कर लेते हैं बात। तो यहाँ पर और बात करेंगे तो सर तुम्हारे पास क्या होगा, देखो 7 एग्जाम्पल अभी तक लिख रखे हैं, ये सारे ही एग्जाम्पल आपको अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए। 8th से बात करेंगे सर, तो यहाँ पर आता है मेरे पास नेचुरल रबर। अब नेचुरल रबर में क्या होता है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है, नेचुरल रबर सर एक पॉलीमर है। अभी मैंने स्टार्टिंग बताया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेचुरल पॉलीमर, और नेचुरल पॉलीमर में हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल रबर। नेचुरल रबर जो है ये एक पॉलीमर है, याद रहे बात। एक ये क्या है, नेचुरल रबर जो है एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है सर, यहाँ पर जो है इसी को नेचुरल रबर को हम लोग सिस पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं, सिस पॉलीआइसोप्रीन। ये सारे ही बेसिक बातें मैंने ऑलरेडी सब चीज़ कर रखा, ऐसा नहीं कि मैं बाद में करने वाला हूँ। सारी ही बेसिक्स को, पॉलीआइसोप्रीन क्या होते हैं, सिस पॉलीआइसोप्रीन क्या होता है, ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन क्या होता है, सारी बेसिक बातें मैंने ऑलरेडी करी हैं। नहीं देखा तो सर जाके ज़रूर देख लो कि वहाँ पर सारी बातें मैंने डेफिनेटली कर रखी है। तो वहाँ पर पैनिक होने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैंने सारी बातें बता के ही यहाँ पर स्टार्ट करा है, सो दैट आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। तो नहीं देखा है सर, ज़रूर जाके देख लो पहले। तो नेचुरल रबर में हम लोग बात कर रहे हैं, नेचुरल रबर को ही हम लोग सिस पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं। तो सिस पॉलीआइसोप्रीन इज़ अ पॉलीमर, याद रहे एक पॉलीमर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा सर वो जो होगा वो क्या होगा, आइसोप्रीन होगा। क्या होगा, आइसोप्रीन होगा। ये बात समझ में आ गई, आइसोप्रीन होगा। हमने कहा कि आइसोप्रीन क्या होता है, तो आइसोप्रीन में हम लोगों ने बात किया था 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन, इसके बारे में बात करा था। ऑब्वियसली यार किया ही था सारी बातें, ठीक है। नहीं देखा तो जाके देखो, बार बार मैं कह रहा हूँ यार, बताया है तो टाइम वेस्ट यहाँ तो नहीं कर सकते ना। देखो वहाँ पर 8th तो एग्जाम्पल ही होगा। 9th एग्जाम्पल क्या है, 9th एग्जाम्पल जो सर है मेरे पास है गुट्टा पर्चा। ये गुटका पर्चा कौन सी आ गई सर, गुटका के पर्चा। हमने कि नहीं सर ये गुट्टा पर्चा है। अब ये गुट्टा पर्चा भी सर ये भी एक नेचुरल पॉलीमर ही है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये सिस पॉलीआइसोप्रीन है और ये होता है ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन, ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है। ज़्यादा समझना नहीं है सर, इतना दिमाग में रख लो कि सिस ट्रांस में ज़्यादा कंफ्यूज अगर दिमाग डालोगे तो फिर दिक्कत आएंगी। अगर आपने ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो वहाँ पे आपको पता होगा सिस एंड ट्रांस क्या होते हैं, तो आपको ज़्यादा फील आएगा। बट कोई नहीं, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं रखना, बस दिमाग बनाना सिस पॉलीआइसोप्रीन और ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन ये दोनों ही किस में आते हैं,
नेचुरल पॉलीमर्स में आते हैं, ठीक है। ट्रांस अगर हमारे पास पॉली आइसोप्रीन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गुट्टा पर्चा। ऑलरेडी मैंने बना रखा है वीडियोस, थंबनेल में देखोगे तो वहाँ भी मैंने बताया है, ठीक है। तो मैं बार बार कह के तुम्हें आपको परेशान नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुट्टा पर्चा जो होता है ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, गुट्टा पर्चा का हम लोग ट्रांस पॉली आइसोप्रीन भी कहते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ये जो मोनोमर होता है, ध्यान रखना इधर की साइड मैंने मोनोमर लिख रखे हैं। मैंने स्टार्टिंग बताया कि इधर की साइड मैंने क्या लिख रखे हैं सर, इधर की साइड मैंने मोनोमर लिखे। तो इसका जो मोनोमर होगा वही होगा, फ़र्क बस किसका होता है, मिथाइल ग्रुप के पोजीशंस की, ठीक है। आइसोप्रीन, इसी वजह से तो सिस और ट्रांस आया, ठीक है। तो आइसोप्रीन यहाँ भी होता है 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाई। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये थी पूरी बातें किसकी सर, ये बातें थी पूरी नेचुरल पॉलीमर्स की। अब बात करना स्टार्ट करते हैं सर हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर्स की। यहाँ तक सारी बातें जो भी मैंने बताई नोट डाउन कर लो सर, जो कुछ भी बताया उसको ज़रूर प्यार से नोट डाउन करो पहले, फिर बात करते हैं हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर्स की। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन देखो यहाँ पर क्या है कि सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, जैसा कि नाम से ही आपको पहले से ही पता होगा। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि जिस पॉलीमर को हम इंसानों ने बनाया, मतलब कि जिस पॉलीमर में हम लोगों ने केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल किया, ट्रीटमेंट करी, और यहाँ पर हम इंसानों ने उस चीज़ को बनाया, उसको क्या कहेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर इन द सेंस इसी को हम लोग आर्टिफिशियल पॉलीमर या फिर मैन मेड पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हिंदी में मैंने लिख रखा मानव निर्मित, मानव ये इंसानों द्वारा निर्मित किया गया, या फिर इसको बोलते हैं कृत्रिम, क्या बोलते हैं, पॉलीमर। समझ में आया। हमने देखो यहाँ पर क्या लिख रखा था, पॉलीमर्स विच आर सिंथेसाइज्ड और वी कैन से द पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल सब्सटेंसेस इन लेबोरेटरीज एंड फैक्ट्रीज। हमने कहा कि ऐसे पॉलीमर्स जो कि केमिकल सब्सटेंस से प्रिपेयर किए जाएं, लैब में या फिर फैक्ट्रीज में ऑब्टेन किए जाते हैं, ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर्स के नाम से जानते हैं। तो सिंथेटिक वर्ड तो भाई साहब ज़रूर सुना होगा आपने। सिंथेटिक का साफ साफ मतलब होता है आर्टिफिशियल एंड मैनमेड, मतलब जिसे इंसानों ने बनाया। सिंथेटिक या फिर आपने ये वर्ड तो सुने, ज़रूर सुनेंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मतलब कि जो कि इंसान क्या करते हैं, ज्वेलरी मतलब जो हमारे पास जेवर जेवरात होते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर देखो इंसान कैसे कैसे सारी चीज़ें, कितने सारे रोल गोल्ड होते हैं ना, आपने देखे होंगे, बहुत सारे कानों में पहनने के लिए आते हैं सारी चीज़ें, तो वो सब वहाँ पर आर्टिफिशियल इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, समझ रहे होगे। तो सिंथेटिक पॉलीमर में देखो यहाँ पर डेफिनेशन तो आपने समझ लिया। जो बात यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है सर वो है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, बाकी कुछ खास तो नहीं कहना चाहेंगे। बात करते हैं यहाँ पर बात कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पॉलीमर, ठीक है। मोनोमर सर इतना तो बताएंगे सर, बहुत टाइम हो जाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आपने भी नोट डाउन किए होंगे तो लिख लेना। यहाँ पर मैं केवल पॉलीमर्स को मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो नेचुरल पॉलीमर था, वहाँ पर देखो नेचुरल पॉलीमर्स में वो जो मोनोमर थे वो मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रखे थे इसके पहले। और यहाँ पर जो मैं सिंथेटिक पॉलीमर्स होगा, इसके सारे ही मोनोमर्स इसके इस वीडियो के पहले ही मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रखी हैं, सभी वीडियोज़ में आपने देखे होंगे, तो ऑब्वियसली आप समझ ही रहे होगे। तो यहाँ पर मैं केवल पॉलीमर्स को लिख रहा हूँ, तो फिर आप ज़रूर लिख लेना, ठीक है। आप समझो, यहाँ पर पॉलीमर्स में बात करेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहला एग्जाम्पल की बात कर लेते तो यहाँ पर मेरे पास पॉलीथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा, पॉलीथीन, ठीक समझ में आ रहा, पॉलीथीन समझ में आ गया। पॉलीथीन ना कह के पॉलीएथीन कहो तो ज़्यादा बेटर है सर, पॉलीएथीन समझ में आया। मतलब किसी को पॉलीएथाइलिन भी कहते हैं, ठीक, जो पॉलीथीन। अब पॉलीथीन भी मेरे पास दो टाइप्स की आती हैं सर, एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन। एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन और एक होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन। आगे भी जाओगे तो एक और टाइप की मिलेगी, अल्ट्रा। हमारे पास क्या होता है, एक अल्ट्रा कुछ टाइप का होता है, एक अल्ट्रा डेंसिटी पॉलीथीन कुछ करके होता है। तो एक तीसरी कैटेगरी, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको इतना ही प्रैक्टिस करना, आपके बुक में इतना दे रखा है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन।
तो समझ में आ गया। तो ये हो गई पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या है सर? एक पॉलीमर है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो सर यहाँ पर बात करोगे, बहुत सारे एग्जांपल है यार आपके पास। सिंथेटिक पॉलीमर्स ऐसे ही पॉलीमर्स है ना। पॉलीथीन देख लो, हम लोग इंसानों ने जो कुछ भी बनाया क्या है, कैसे चीज़ें बनाई जिससे पॉल्यूशंस क्या हो रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब कि पॉलीथीन बना, सरकार ने सर बैन किए, बट फिर भी क्या किया, हम इंसानों ने फिर से उसको अडॉप्ट कर लिया। मतलब कि पॉलीथीन जो है, हम लोग इंसानों ने ऐसी चीज़ें बनाई जिससे एटमॉस्फेयर या फिर इन्वायरमेंट पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब पॉल्यूशन कॉजिंग चीज़ें बनाए रखी। सर मजाक कर रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं कि हम इंसानों ने केवल पॉल्यूशंस कॉज करने वाली चीज़ें ही बनाई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जिससे एटमॉस्फेयर एंड मतलब कि इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट ना पड़े कैसी चीज़ों का, ऐसी भी चीज़ें बना रखी है। तो यहाँ पर जो सिंथेटिक पॉलीमर में देखो ऐसे ही पॉलीमर आ रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर या फिर हमारे इन्वायरमेंट पर जो चीज़ें हम लोगों ने बनाए उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो पॉलीथीन का ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉल्यूशंस कॉज कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर समझो पॉलीथीन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पीवीसी। पीवीसी मतलब पॉली विनाइल क्लोराइड। सलमान खान ने देखा ना, प्रचार कर रखे हैं। पीवीसी टैंक आती है, पीवीसी पाइप आती हैं, देखे होंगे, घरों में लगे भी होंगे आपके, ऑब्वियसली लगे ही होंगे यार। ठीक है, तो यहाँ पर पीवीसी पाइप जो होती है वो भी आती है। नाउ जो नेक्स्ट वन बात करेंगे अगर यहाँ पर, तो तीसरी जो चीज़ आएगी, ठीक है, यहीं पर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ठीक, स्पेस को इतना ऑक्यूपाई ना करके मैं यहीं लिखता हूँ। यहाँ पर पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, ये सारे ही जो हमारे पास पॉलीमर है, इनके सारे ही मोनोमर को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे, तो जरूर जाके देखना। ये पॉलीस्टाइरीन हो गया, ये पॉलीस्टाइरीन हो गया, हमारे पास पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीथीन हो गया, और भी बात करोगे तो प्रोपाइलीन भी होता है, प्रोपाइलीन भी होता है। फिफ्थ एग्जाम्पल की अगर सर बात करोगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, तो सर टेरिलीन की बात करेंगे। टेरिलीन, जिसको हम लोग डेक्रॉन के नाम से भी जानते हैं, डेक्रॉन। ठीक है, डेक्रॉन के नाम से जो भी जानते हैं। तो ये हो गया फिफ्थ एग्जाम्पल। सिक्स एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन भैया इसको पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन भी कहते हैं। पीटीएफई, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, भैया इसका जो मोनोमर था वो क्या था पता है? इसका मोनोमर जो था, ये मोनोमर लिख रहा हूँ सर यहाँ पर ताकि आपको दिमाग में आ जाए, बाकी तो यहाँ पर मैंने पॉलीमर नहीं लिख रखा। CF2 ये था। ठीक है, ये जो था ये क्या था सर, ये था मोनोमर। किसका? टेफ्लॉन का मोनोमर ये, बट ऐसे लिख दो, मैं सबका नहीं लिख रखा, ऐसा मैंने बता दिया आपको। तो ये था टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की कोटिंग करी जाती है सर, कार पे की जाती है, कार के ऊपर करी जाती है, कार के जो नीचे होते हैं, ताकि वहाँ पर क्या होता है, टेफ्लॉन की कोटिंग करने से फ़ायदा क्या होता है, जैसे कीचड़ विचड़ होता है ना, मड नीचे होते क्या चिपक जाते हैं, तो टेफ्लॉन की कोटिंग करने से क्या होती है कि टेफ्लॉन क्या होता है, उनको चिपकने नहीं देता है। तो नॉन स्टिकी पैन से भी आते हैं, पैन्स जो फ्राई व्राई करने के लिए पैन आती है ना, पैन, तो वो नॉन स्टिकी जो पैन्स आते हैं, उन पैन्स में भी टेफ्लॉन की कोटिंग करी जाती है। समझ गए? ठीक है, तो सेवेंथ एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, सेवेंथ एग्जाम्पल अगर बात कर ले सर, यहाँ पर हमारे पास टेफ्लॉन हो गया। और भी बात कर ले तो सर यहाँ पर ग्लिप्टल ले लो, ग्लिप्टल की बात कर सकते हो। ठीक है, ग्लिप्टल था, ठीक, फिर से लिख देते हैं, सेवेंथ एग्जाम्पल ग्लिप्टल, जहाँ पर हमने देखा था कि एथाइलिन ग्लाइकॉल था और थैलिक एसिड हमारा मोनोमर था। तो ये सारी बातें बात कर रहा था। तो ये था सेवेंथ। और एट्थ एग्जाम्पल की बात कर ले सर, तो एट्थ एग्जाम्पल में आप और कौन से अच्छे एग्जाम्पल लोगे, तो यहाँ पर मेरे पास बेकेलाइट भी आ जाएगा। अब बेकेलाइट सर एग्जाम्पल का, बेकेलाइट का यूज़ बता दो सर। बेकेलाइट का जो एग्जाम्पल अगर यू कह दे कि इसके यूजेस जो है ना, आपके घर में प्रेशर कुकर होंगे, प्रेशर कुकर के हैंडल्स देखें, प्रेशर कुकर के जो हैंडल्स देख रखे देखा है, वो क्या होता है कि एक इंसुलेटर होता है। प्रेशर कुकर का जो हैंडल्स होता है वो इंसुलेटर होता है, और वो जो होता है बेकेलाइट का बना होता है। किसका बना होता है? बेकेलाइट का। देखोगे प्रेशर कुकर इतनी गर्म हो जाती है, बट स्टिल जो होता है वो मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो हीट रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि इतनी आसानी से पिघलता उगलता नहीं सर, वो पिघलेगा ही नहीं सर।
वो पिघलेगा ही नहीं। तो वो क्या होगा, बैकेलाइट का इस्तेमाल करता है। कहाँ पर, प्रेशर कुकर के जो हैंडल्स होते हैं वहाँ पर क्या इस्तेमाल करता है, बैकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है सर, तो ये हो गया बैकेलाइट का। बैकेलाइट का इस्तेमाल कहाँ करा जाता है, समझ में आया, प्रेशर कुकर के हैंडल्स में। तो एट्थ एग्जाम्पल हो गया। नाइन्थ की बात करते हैं। नाइन्थ एग्जाम्पल अगर बात करोगे सर, तो यहाँ पर आपके पास और क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप और क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो, नायलॉन। नायलॉन, अब नायलॉन देखो मेरे पास दो टाइप्स के हैं। एक नायलॉन जो है, दो टाइप्स के क्या, बहुत सारे टाइप्स के हैं सर। यहाँ पर नायलॉन तो स्पेशली बात कर ले, देखो नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 6 होता है, और नायलॉन 610 भी होता है, समझ रहे हो। तो ये कुछ फेमस वाले एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं। नायलॉन 6, नायलॉन 6 और नायलॉन 610 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, कैप्रोलैक्टम होता है, और यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास एडिपिक एसिड होते हैं, और यहाँ पर हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन होते हैं, मोनोमर्स इसकी बात आ रहा है नायलॉन 6 की। देखे होंगे तो डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स। खैर इसको कलर चेंज कर देते हैं सो दैट आपको प्रॉब्लम्स नहीं है कि सर यहाँ पर क्या करना था। तो ये थे 8th, ये 7th, 6th एंड दिस वाज द फर्स्ट। तो ये कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल थे। 9th और भी बात कर लें, तो यहाँ पर हमारे पास और भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे पास 8th 9th हो गए। 10th की बात करें तो मेरे पास देखो यहाँ पर आता है सिंथेटिक रबर्स आते हैं। सिंथेटिक रबर में सर हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पर 3 बहुत ही फेमस एग्जांपल सर सिंथेटिक रबर में आपको मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंथेटिक रबर में सर ब्यूना और सर लास्ट बट द कंफ्यूजिंग पार्ट इज व्हाट, नियोप्रीन। अब सर इसको आपके दिमाग में होना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट, नियोप्रीन। अभी आपने क्या पढ़े, अभी आपने पढ़े थे कि सर ये जो हमारे पास है सिस पॉली आइसोप्रीन। ध्यान से देखो, यहाँ पर था आइसोप्रीन, यहाँ पे भी आइसोप्रीन के पहले पॉली लगा था। ध्यान से देखो, आइसोप्रीन के पहले पॉली लगा था। आइसोप्रीन अगर है तो सर, आइसोप्रीन अगर है तो वो एक नेचुरल पॉलीमर्स होगा। सिस पॉली आइसोप्रीन, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, तो ये एक नेचुरल पॉलीमर होगा। बट अगर नियोप्रीन हुआ, याद रखना नियोप्रीन हुआ, नियोप्रीन का जो मोनोमर होगा, इसका जो नियोप्रीन एक पॉलीमर है, और मोनोमर क्या होगा, क्लोरोप्रीन। फ़र्क किसका है सर, इसमें फ़र्क इतना होता है, जहाँ पर हम लोग 2-मिथाइल-ब्यूट-1,3 डाइन बोलते हैं, यहाँ पर 2-क्लोरो-ब्यूट-1,3 डाइन बोलते हैं, बस इतना फ़र्क है। तो यहाँ पर जो हमारे पास होता है, ये होता है 2-क्लोरो-ब्यूट-1,3 डाइन। ये सारी बेसिक बातें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है सर, तो डेफिनेटली जाके देख लेना। तो ये होगा सिंथेटिक रबर में ब्यूना एंड नियोप्रीन। ध्यान रखना, आइसोप्रीन नहीं सर, नियोप्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। तो दिमाग में रहे ये सारी बातें। और भी बेहद इंपॉर्टेंट बातें करोगे तो यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये भी किसके एग्जाम्पल है, तो ये है सिंथेटिक पॉलीमर का। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिख रखे जो सर बहुत कॉमन है, आपने पढ़ रखे ऑलरेडी, मैंने इसके सारे एग्जाम्पल पढ़ा रखे, सारे मोनोमर्स के बारे में भी बातें करी हैं। तो आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब बात करते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो जैसा कि आपको शब्दों से पता चल रहा है कि सिंथेटिक पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर जिसको हम इंसानों ने बनाया। यहाँ पर लिखा गया है कि सेमी सिंथेटिक, सेमी का मतलब होता है आधा या हाफ, मतलब कि हम इंसानों ने उसको पूरा नहीं बनाया। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमने ये बताया कि देखो ऐसे पॉलीमर्स हमने कि नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, हम अगर नेचुरल पॉलीमर्स में कुछ अपनी तरफ से, हम इंसान अपनी तरफ से कुछ इम्प्रूवमेंट कर दें। मैंने क्या बोला, किसी भी नेचुरल पॉलीमर्स में अगर हम क्या कर दें, उसकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए हम इंसान कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट कर दें, तो इस टाइप के पॉलीमर्स को सेमी सिंथेटिक बोलेंगे। देखो
नेचुरल पॉलीमर क्या था, उसमें जो नेचुरल पॉलीमर थे वो एनिमल्स और प्लांट्स के थ्रू ऑब्टेन किए जाते थे। हमने कहा कि जो भी एनिमल्स या प्लांट के थ्रू ऑब्टेन कर रहे हो, अगर उसमें हम इंसान उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कर दें, मतलब उसकी क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दें, हो सकता है अच्छी ना हो, तो वहाँ पर अगर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम अगर उसमें कुछ अपना दिमाग लगा दें, तो उस टाइप के पॉलीमर जो ऑब्टेन्ड होता है, उस टाइप के पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो समझ में आ गया, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब किसी भी नेचुरल पॉलीमर में क्या करते हैं हम लोग, कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं बाई आर्टिफिशियल मीन्स, मतलब हम अपनों केमिकल्स के थ्रू मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट कर दें, कुछ थोड़ी बहुत उसकी क्वालिटी को इन्हांस कर दे, तो उस टाइप के जो पॉलीमर्स बने उसे क्या कहेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो कोई पूछता है तो क्या बताओगे, तो यहाँ पर इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की आपको डिफिनेशंस बताता हूँ। तो डिफिनेशंस आपके सामने है सर, जो कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि द पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाई सम मॉडिफिकेशंस इन नेचुरल पॉलीमर्स। हमने कहा कि ऐसे पॉलीमर्स क्या करें, जिसको ऑब्टेन करें हम लोग नेचुरल पॉलीमर से बाई सम मॉडिफिकेशंस, कुछ इंप्रूवमेंट कर दें टू एनहांस द क्वालिटी, कुछ क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल कर लें हम इंसान, उस नेचुरल मतलब जो भी पॉलीमर्स होगा, तो ऐसे पॉलीमर जो ऑब्टेन होगा उसे क्या कहेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहेंगे। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पर पहले नोट की पॉइंट लिख लो सर। यहाँ पर नोट की पॉइंट क्या है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर नोट की पॉइंट बता दे तो सबसे पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको नोट की पॉइंट बताता हूँ। कर लिया सर आपने, तब बात सुनो। हमने अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैं पे क्या लिख रहा हूँ, सेल्यूलोज जो डेरिवेटिव होंगे, सेल्यूलोज डेरिवेटिव जो होंगे वो किसके एग्जाम्पल्स के अंतर्गत आएंगे सर, वो आएंगे सेमी सिंथेटिक सेल्यूलोज डेरिवेटिव। बात सुनना, यहाँ पर मैंने कहा कि सेल्यूलोज से पैदा हुए जो होंगे उसे हम कहेंगे सेल्यूलोज डेरिवेटिव। हमने ये नहीं कहा कि सेल्यूलोज जो होगा वो सेमी सिंथेटिक हो, नहीं सर, हमने ये कहा कि सेल्यूलोज जो होगा, अगर आपके पेपर में आता केवल सेल्यूलोज तो सेल्यूलोज भैया वो नेचुरल पॉलीमर में आता। मैंने बताया सेल्यूलोज केवल नेचुरल पॉलीमर। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आपसे, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सेल्यूलोज डेरिवेटिव मतलब कि जो सेल्यूलोज से डिराइव किए गए हैं, सेल्यूलोज से डिराइव किए गए पॉलीमर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। समझ में आया, सेल्यूलोज डेरिवेटिव मतलब कि सेल्यूलोज से डिराइव किए गए पॉलीमर्स क्या कहलाएंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। आई होप समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो सर क्या है, यहाँ पर आता नाइट्रोसेल्यूलोज, सेल्यूलोज या इसी को हम लोग कहते हैं सेल्यूलोज नाइट्रेट, इसी का दूसरा नाम है सर सेल्यूलोज नाइट्रेट। दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे सर यहाँ पर, तो दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास क्या आता है सर, वो आता है, अब यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सर यहाँ पर हमारे पास क्या था, सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट की। अब एसीटेट पता है ना क्या होता है, CH3COO-, इसको कहते हैं एसीटेट। हमने किस सेल्यूलोज एसीटेट को हम लोग और क्या कहते हैं सर, इसको रेयॉन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलोज एसीटेट को हम लोग क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयॉन। अब याद रहे सर, ये सब जो रेयॉन है ये सेल्यूलोज से डिराइव किया गया है, मतलब कि सेल्यूलोज एक नेचुरल अकरिंग पॉलीमर है। याद रहे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेल्यूलोज एक नेचुरल अकरिंग पॉलीमर है। उस नेचुरल अकरिंग पॉलीमर से रेयॉन को ऑब्टेन किया गया है। रेयॉन सर बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर सेल्यूलोज एसीटेट को ही हम लोग रेयॉन के नाम से जानते हैं, विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्यूलोज। समझ में आया, ठीक। अब सुनो, यहाँ पर और भी बेहद इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर और कौन से आएंगे, तो थर्ड एग्जाम्पल्स। तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सर यहाँ पर आएगा सेल्यूलोज ज़ैंथेट, ज़ैंथेट की, किसकी, ज़ैंथेट की। तो यहाँ पर नाम में केवल सेल्यूलोज लिखा होगा तो नेचुरल पॉलीमर,
नाइट्रोसेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट या सेल्यूलोज xanthate, तो सर वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंतर्गत आएगा। इसी में बात करेंगे सर, इसी में आएगा हमारे पास फोर्थ एग्जांपल गन कॉटन्स। क्या बोला? गन कॉटन, ठीक है, गन कॉटन भी इसी के एग्जांपल। और लास्ट बेहद ही इम्पॉर्टेंट जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, वल्केनाइज्ड रबर। मैं क्या बोला हूँ? वल्केनाइज्ड रबर। यहाँ पर मैं इसको भैया बहुत ही सफाई के साथ लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। वल्केनाइज्ड रबर। अब ये वल्केनाइज्ड रबर जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग वल्केनाइजेशंस करते हैं, वहाँ पर सल्फर के एडिशंस करते हैं टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। हमने कहा कि उसको क्या बोलते हैं? वल्केनाइजेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर वल्केनाइज्ड रबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो आप अगर डेफिनेशंस पढ़ोगे और वल्केनाइजेशन की डेफिनेशंस पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि भैया वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का मतलब भी यही होता है कि वहाँ पर हम लोग रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते थे। यहाँ पर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर मैंने क्या कहा? किसी भी नेचुरल पॉलीमर्स को हम लोग क्या करते हैं? कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं टू इन्हांस द क्वालिटी। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स आर नोन एज व्हाट? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। आई होप इस लेक्चर्स में बताई गई तमाम बातें समझ में आ गई, और इस लेक्चर्स में बताई गई जो एग्जाम्पल मैंने बता रखे हैं आपको, सारे ही एग्जाम्पल एज इट इज़ प्रैक्टिस होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सारी बातों को जरूर नोट डाउन करके रखना।